Hello children, hope and pray all well at your end. Okay dears, let's do today the back exercises including question answers of chapter 6, that is Mahan Vibhuti Rajendra Prasad from your Hindi literature book Sunehri Dhoop. Let's start with the revision of the Shabdarth. Page number 45. पहला शब्द है देदीप्यमान, मीन्स चमकता या दमकता हुआ, शाइनिंग. नक्षत्र सितारा, स्टार. जीवन यापन, जीवन बिताना, मीन्स लिविंग. स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना, मीन्स सेल्फ स्टडी. प्रवीण निपुण, मीन्स प्रोफिशिएंट. सिरमौर सिर का मुकुट, क्राउन. बहुभाषी कई भाषाओं को जानने एवं बोलने वाला, मीन्स नोइंग मल्टी लैंग्वेजेस. विद्यार्जन विद्या प्राप्त करना, एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन. अनुचारिणी पीछे चलने वाली, फॉलोअर. कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने वाला, ड्यूटीफुल. तत्कालीन उस समय की, मीन्स कंटेम्पोरेनियस. आघात चोट या धक्का, मीन्स शॉक. फसाद लड़ाई झगड़ा, राइट. सौहार्द मीन्स सद्भाव या मैत्री, मीन्स कॉर्डियलिटी और हार्मनी. पराकाष्ठा चरम सीमा, क्लाइमैक्स. इहलीला इस लोक का जीवन, लाइफ इन दिस वर्ल्ड. सो आगे है मुहावरे. लौ जगाना, मीन्स लगन पैदा करना. पाँव पीछे खींचना, पीछे हट जाना. इसके आगे हैं कठिन शब्द जो कि श्रुतलेख के लिए हैं, तो इनका अभ्यास आप स्वयं करेंगे. आगे है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं मौखिक प्रश्न. तो पहला प्रश्न है, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे. ख, राजेंद्र बाबू के माता पिता का नाम बताइए. उत्तर, राजेंद्र बाबू के पिता का नाम श्री महादेव सहाय तथा माता का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी था. ग, राजेंद्र प्रसाद जी ने किस आयु में मदरसा जाना प्रारंभ कर दिया? उत्तर, राजेंद्र प्रसाद जी ने फारसी पढ़ने के लिए 5 वर्ष की आयु में ही मदरसा जाना प्रारंभ कर दिया था. घ, राजेंद्र बाबू ने वर्ष 1914 में सामाजिक कल्याण का कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? उत्तर, वर्ष 1914 में बंगाल और बिहार में बाढ़ आने पर राजेंद्र बाबू ने बाढ़ पीड़ितों की बहुत मदद की. उन्होंने दिन रात का अंतर भूलकर लोगों में भोजन और कपड़े बांटे. इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. इसके अंतर्गत यहाँ पर एक गद्यांश दिया है. आपने इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है. फिर उसके आगे कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आपने इस गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं. तो ये प्रश्न बहुत आसान है. मैं एक बार आपको ये गद्यांश पढ़कर इनके जो प्रश्नों के उत्तर भी पढ़ देती हूँ. यहाँ से आप स्वयं इसका बाद में अभ्यास करेंगे. तो गद्यांश है, राजेंद्र बाबू के जीवन पर उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का विशेष प्रभाव पड़ा. उन्होंने ही राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेम की लौ जगाई थी. यद्यपि राजेंद्र बाबू ने अपनी वृत्ति की शुरुआत एक वकील के रूप में की थी, परंतु देश की तत्कालीन परिस्थितियों तथा हलचलों के प्रभाव से वे अछूते नहीं थे. वे अपने आसपास की परिस्थितियों का बौद्धिक एवं तार्किक आकलन भी कर रहे थे और उन्हें अनुभव हो रहा था कि उनकी आवश्यकता परिवार से अधिक मातृभूमि को है. गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण संभव नहीं हो पाया। वे इसके लिए हृदय से बहुत दुखी भी रहे। वस्तुतः संपूर्ण परिवार का भार वे अपने भाई पर ही डालना नहीं चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन आदि पूरे उफान पर थे। राजेंद्र प्रसाद भी अब इनसे अछूते न रह सके। जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का समय आया तो उनके पास कोई भी विदेशी वस्त्र ना था। उनका झुकाव आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही स्वदेशी वस्तुओं की ओर था। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेम की लौ किसने जगाई? तो इस गद्यांश के में से आपने इसका उत्तर ढूंढना है। तो यह है पहली पंक्ति में ही इनके जो बड़े भाई थे महेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेम की लौ जगाई। दूसरा प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें किस लिए प्रेरित किया? तो इसका उत्तर है, आप यहाँ से 5वीं पंक्ति देखिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ तक आप लिखेंगे। आगे है, अगला प्रश्न है, वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में क्यों शामिल नहीं हो पाए? तो क्यों नहीं हो पाए, इसके लिए आप इसी पंक्ति जहाँ पर आपने यह प्रश्न मार्क किया है, उत्तर मार्क किया, उसकी अगली पंक्ति में लिखा है जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण संभव नहीं हो पाया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले आप प्रश्न की पंक्ति ही लिखेंगे कि वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में इसलिए शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहते थे। उसके आगे है, उन्होंने अपनी जीवन वृत्ति की शुरुआत किस रूप में की? तो इसका उत्तर है गद्यांश की दूसरी पंक्ति में। राजेंद्र बाबू ने अपनी जीवन वृत्ति की शुरुआत एक वकील के रूप में की। अगला प्रश्न है, कौन से 2 आंदोलन उफान पर थे? तो इसका उत्तर है स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन पूरे उफान पर थे। तो इसके बाद है लिखित प्रश्न। तो पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। ख, राजेंद्र बाबू के पिता गरीबों के लिए क्या करते थे? उत्तर, राजेंद्र बाबू के पिता गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त दवा भी दिया करते थे। ग, किस प्रसिद्ध आंदोलन से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी प्रारंभ की? उत्तर, बिहार के जिला चंपारण के प्रसिद्ध किसान आंदोलन से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी प्रारंभ की। घ, उन्हें कौन कौन सी भाषाएं भली भांति आती थीं? उत्तर, राजेंद्र जी को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा भली भांति आती थी। उन्हें गुजराती तथा संस्कृत भाषा का भी समुचित ज्ञान था। अंतिम प्रश्न है, वे गांधी जी के विश्वास पात्र कब बने? उत्तर, चंपारण आंदोलन में राजेंद्र जी के खुलकर भाग लेने पर वे गांधी जी के विश्वास पात्र बन गए। इसके आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, राजेंद्र बाबू की शिक्षा दीक्षा के विषय में सविस्तार लिखिए। उत्तर, राजेंद्र बाबू ने मात्र 5 वर्ष की आयु में फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में से हुई। बाद में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में परास्नातक
की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। ख, राजेंद्र बाबू के माता पिता कैसे व्यक्ति थे? उनके कौन कौन से गुण राजेंद्र बाबू में आए थे? उत्तर, राजेंद्र बाबू के पिता श्री महादेव सहाय स्वाध्याय द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के अच्छे जानकार बन गए थे। वे गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त दवा भी दिया करते थे। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी प्रवीण थे। ये सारे गुण पुत्र को पिता से अनायास ही प्राप्त हो गए थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण और महाभारत की अनेक कहानियाँ सुनाई थीं। इस तरह स्वाभाविक रूप से माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव तथा धार्मिक प्रवृत्ति आदि संबंधी गुण पुत्र में स्वतः ही आ गए थे। ग, राजवंशी देवी कौन थीं? वे किन गुणों से संपन्न थीं? उत्तर, राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद जी की धर्मपत्नी थीं। वे अपने पति की अनुचारिणी ही सिद्ध हुईं। वे निरंतर अपने परिवार की देखरेख तथा सेवा में लीन रहती थीं और पति की ही भांति परोपकारिणी, दयाधर्मिणी तथा कर्तव्यनिष्ठ थीं। घ, जीरादेई में भड़के दंगों से राजेंद्र बाबू सर्वाधिक आहत क्यों हुए? उत्तर, जीरादेई में भड़के दंगों से राजेंद्र बाबू सर्वाधिक आहत इसलिए हुए क्योंकि उनका यह जन्मस्थान कभी हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक रहा था। वहाँ दोनों समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली के दीपक जलाए जाते थे तथा मुहर्रम पर ताज़िए निकाले जाते थे, पर अब वही स्थान जल रहा था। अगला प्रश्न है, विभाजन की विडंबना फसाद क्यों है? विवेचना कीजिए। उत्तर, विभाजन की विडंबना फसाद इसलिए है क्योंकि विभाजन अपने अर्थ के अनुरूप सब कुछ बांट देता है। इसके कारण लोगों का प्यार, सौहार्द, एकता तथा भाईचारा सब कुछ बंट जाता है। आपसी फूट, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, अपना पराया के भावों के हावी हो जाने के कारण लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और सब तरफ दंगे भड़क उठते हैं। अंतिम प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत का भाग्य विधाता कैसे बना? उत्तर, भाग्य विधाता शब्द का अर्थ है किस्मत बनाने वाला। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत का भाग्य विधाता बना क्योंकि इस दिन देश को अंग्रेज़ों की वर्षों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। इस दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से देश के सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा शान से फहराया था। इस दिन देशवासियों के मन में आज़ादी की खुशी के साथ साथ नए खुशहाल भारत की परिकल्पना को लेकर असीम उत्साह भर गया था। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, इसके अंतर्गत आज क्या है। पहला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, मीन्स एडजेक्टिव्स। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे अटूट माला, यहाँ माला विशेष्य है और अटूट विशेषण है।
तो इसी तरह इसका और उदाहरण क्या दे सकते हैं, जैसे अच्छा बालक, तो अच्छा क्या है, विशेषण है, और बालक क्या है, विशेष्य। मीन्स विशेष्य किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द है, जैसे बालक संज्ञा है, अच्छा बालक में बालक संज्ञा है, तो संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, क गुणवाचक विशेषण, ख परिमाणवाचक विशेषण, ग संख्यावाचक विशेषण, घ सार्वनामिक विशेषण। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार प्रकार, रंग रूप, दशा दिशा, समय, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे मीठा आम, तो इसमें मीठा क्या है, विशेषण है। सुगंधित फूल, सुगंधित विशेषण है। अस्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ विशेषण है। कौन से विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। और आगे है गोल मेज, तो मेज कैसी है, गोल, तो गोल क्या है, गुणवाचक विशेषण। आदि में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो दूसरा पॉइंट है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हैं, मात्रा मीन्स क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य की मात्रा कभी निश्चित होती है, कभी अनिश्चित। इस आधार पर इसके 2 भेद माने जाते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित मतलब जब हमें निश्चित रूप से पता है, डेफिनेटली पता है कि कितनी क्वांटिटी। जैसे पहला है 3 लीटर दूध लेते आना, तो दूध कितना, 3 लीटर, तो एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि 3 लीटर, तो इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा है 5 किलो चावल, तो चावल कितने, 5 किलो, 5 kgs, तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा कितना चाहिए, 2 मीटर, तो ये क्या है, 2 मीटर क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उसके बाद ख क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित मीन्स जहाँ जो निश्चित ना हो, जो पक्के रूप से ना हमें पता हो। तो इसमें पहला पॉइंट है कुछ उबले आलू, तो आलू कितने, 2 आलू नहीं, 4 आलू नहीं, कुछ, तो यहाँ इसलिए ये अनिश्चित है। कुछ में कितने हैं हमें नहीं पता, थोड़े कितने हैं, तो इसलिए ये अनिश्चित है। दूसरा है थोड़े चावल, तो कितने हमें एग्जैक्टली नहीं पता, 1 किलो, 2 किलो, 1 गिलास, 1 कप, ऐसा नहीं हमें कहा गया, तो थोड़े कहा गया, तो इसलिए ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक है। और तीसरा पॉइंट है थोड़ा सा कपड़ा, तो कितना कपड़ा, उसकी एग्जैक्ट उसका माप नहीं बताया, तो थोड़ा सा बताया, तो इसका मतलब ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो ऊपर लिखे रेखांकित शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। तो अब आगे आपने क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण के कौन से भेद हैं, तो आपने इनमें से वाक्य को पढ़कर नीचे जो विकल्प दिए उनमें से सही विकल्प पर टिक लगाना है। क है उन्होंने कुछ फल खाकर व्रत का पारायण किया, तो कुछ फल, तो हमें ये 1 फल 2 फल ऐसे निश्चित रूप से नहीं बताया गया, तो इसलिए ये इसमें मात्रा बताई गई है पर फल की, तो इसलिए कौन सा इसमें उत्तर आएगा, तीसरा पॉइंट परिमाणवाचक विशेषण। ख ऐसे कठिन कोमल चरित्र अब नहीं दिखाई देते, तो कठिन कोमल चरित्र, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण, तो इसके आगे आप टिक लगाएंगे। तो ग है लेखिका का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ, तो स्वागत कैसे हुआ, भव्य में शानदार, तो ये क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण, तो तीसरे पॉइंट के आगे आप टिक लगाएंगे। आगे दूसरा पॉइंट है न, नहीं और मत, ये तीनों ही निषेधवाचक शब्द हैं, मतलब नेगेटिव वर्ड्स, परंतु वाक्यों के आधार पर इनमें से किसी एक का ही प्रयोग किया जाता है। कभी ये इच्छावाचक, कभी आज्ञावाचक और कभी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क आज खेलने का जी नहीं करता, तो यहाँ पे नहीं किस अर्थ में आया, इच्छावाचक वाक्य में। ख शरारत मत करो, तो यहाँ पे मत क्या है, आज्ञावाचक। ग मैं ना बोलूँगा, तो यहाँ पे न जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो अब आगे आपने रिक्त स्थानों में न, नहीं या मत का प्रयोग करना है, में से किसी एक का प्रयोग करना है। क क्या तुम सच नहीं बता सकते, तो यहाँ पे नहीं आएगा। ख बच्चे
झूठ मत बोलो तो मत। ग, आप चाय पिएंगे ना, तो यहाँ पे न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग कीजिए। तो उपसर्ग क्या होते हैं? प्रीफिक्स, जो किसी शब्द के, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है अनुशासन, तो इसमें उपसर्ग क्या है? अनु। तो शासन के साथ हम शासन जो है मूल शब्द है, उसके आगे जो अनु है ये उपसर्ग लगाया गया है, तो नया शब्द बना अनुशासन। ख, अपवाद, तो इसमें अप जो है उपसर्ग है, वाद जो है मूल शब्द है। अधिकार, अधि उपसर्ग और कार मूल शब्द। अतिरिक्त, अति जो है उपसर्ग है और रिक्त जो है मूल शब्द है। आगे है आजीवन, आ जो है उपसर्ग है और जीवन क्या है? मूल शब्द। परिधान, परि क्या है? उपसर्ग और धान मूल शब्द। प्रदर्शक, प्र उपसर्ग और दर्शक मूल शब्द। सुभाषिणी, सु उपसर्ग, भाषिणी मूल शब्द। इसके बाद आगे है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर नया अर्थ देते हैं, तो प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रत्यय अलग करके लिखने हैं, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। तो पहला शब्द है रोमिल, तो इसमें इसको अलग करेंगे, इसमें प्रत्यय तो क्या बनेगा? रोम जमा इल। दयालु, दया जमा आलू। भोलापन, भोला जमापन। अकुलाहट, आकुल जमा आहट। विशेषता, विशेष जमाता, तो ता क्या है? प्रत्यय है। क्षमामयी, क्षमा जमा मई, मई क्या है? प्रत्यय। पौराणिक, पुराण जमा इक, इक प्रत्यय। उम्मीदवार, उम्मीद मूल शब्द, जमा वार, वार क्या है? प्रत्यय। आज के लिए इतना ही। अगली बार अगले पाठ के साथ मिलेंगे। बाय फॉर नाउ।